नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका द हॉरर डायरी में। मैं हूं आपका दोस्त, और आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसका नाम था आरुषि, और उसके एक ऐसे दोस्त की जिसे सिर्फ वो ही देख सकती थी। दोस्तों, बच्चे अक्सर काल्पनिक दोस्त बनाते हैं, लेकिन जब ये कल्पना हकीकत बन जाए तो क्या होता है। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं हमारे आसपास की दुनिया उतनी सामान्य नहीं जितनी हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी यात्रा। मेरा नाम राहुल शर्मा है, और मैं अपनी पत्नी प्रिया और 6 साल की बेटी आरुषि के साथ मुंबई में रहता था। 2019 की गर्मियों में मुझे अपने ऑफिस से जयपुर ट्रांसफर का ऑर्डर मिला। शुरू में तो हम सभी परेशान हुए, खासकर आरुषि, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ रहा था। जयपुर पहुंचने के बाद हमने कई घर देखे, लेकिन सभी या तो बहुत महंगे थे या फिर हमारी पसंद के अनुसार नहीं थे। फिर एक दिन प्रॉपर्टी डीलर ने हमें सी स्कीम के पास एक पुराना बंगला दिखाया। बंगला बहुत सुंदर था, 2 मंजिला, बड़ा बगीचा, और किराया भी काफी कम था। सर, यह घर पिछले 2 साल से खाली है, डीलर ने कहा। मालिक बहुत जल्दी में है, इसलिए इतना कम किराया ले रहा है। मैंने पूछा, लेकिन इतना अच्छा घर 2 साल से खाली क्यों है? सर, पिछले मालिक का बेटा बीमार हो गया था तो वे दिल्ली चले गए। बस यही बात है, उसने झट से जवाब दिया। प्रिया को घर बहुत पसंद आया, और आरुषि तो बगीचे में दौड़ने लग गई। हमने सोचा ये हमारे लिए परफेक्ट है। जुलाई के पहले हफ्ते में हम नए घर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य था। आरुषि को अपना नया कमरा बहुत पसंद आया था। ये ऊपरी मंजिल पर था और इसकी खिड़की से पूरा बगीचा दिखाई देता था। पहले हफ्ते तक आरुषि थोड़ी उदास रहती थी। नए शहर में नया घर, कोई दोस्त नहीं, यह सब उसके लिए मुश्किल था। लेकिन फिर अचानक एक दिन उसका मूड बिल्कुल बदल गया। पापा, मेरा एक नया दोस्त बन गया है, वो खुशी से चिल्लाई। अरे वह कहाँ मिला तुझे? मैंने पूछा। बगीचे में, उसका नाम अर्जुन है और वो बहुत अच्छा है, हम रोज खेलते हैं। प्रिया और मैं खुश हो गए। हमने सोचा शायद पड़ोस का कोई बच्चा है। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि आरुषि अकेले में बातें करती रहती है। जब मैं पूछता तो वो कहती, मैं अर्जुन से बात कर रही हूं पापा। अर्जुन कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने मजाक में कहा। वो यहीं है, आपके पास खड़ा है। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ मैं ही उसे देख सकती हूं क्योंकि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूं। शुरू में हमने सोचा ये सिर्फ बच्चों का खेल है, काल्पनिक दोस्त बनाना आम बात है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरुषि की बातें और भी अजीब होती गईं। एक दिन रात को मैं अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था जब मुझे ऊपर से आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा हो। मैंने ऊपर जाकर देखा तो आरुषि अपने कमरे में अकेली खेल रही थी। आरुषि, तुम क्या कर रही हो? मैं और अर्जुन छुप छुपाई खेल रहे हैं, वो बहुत तेज दौड़ता है। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अगस्त की एक रात तकरीबन 2 बजे मेरी नींद एक तेज आवाज से टूटी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गिरा हो। मैं उठकर घर में चारों तरफ देखने गया। रसोई में जाकर देखा तो सारे बर्तन फर्श पर बिखरे हुए थे। प्रिया भी जाग गई थी। क्या हुआ है यहाँ? पता नहीं, शायद कोई बिल्ली आ गई होगी। अगले दिन मैंने आरुषि से पूछा, कल रात तुमने कुछ आवाज सुनी थी? हाँ पापा, अर्जुन ने बताया था कि उसे भूख लगी है इसलिए वो रसोई गया था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अर्जुन को भूख लगती है? हाँ, लेकिन वो सिर्फ दूध पीता है और कुछ नहीं। उस दिन मैंने प्रिया को सब कुछ बताया, वो भी परेशान हो गई। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ बच्चे का खेल है? मुझे नहीं पता प्रिया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हफ्ते भर बाद और भी अजीब चीजें होने लगीं। कभी रात को पानी के नल अपने आप चल जाते, कभी दरवाजे खुद ही खुल जाते। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब तब होता
जब आरुषि सो रही होती। एक रात मैं जाग रहा था जब मुझे आरुषि के कमरे से आवाज आई। मैं धीरे से उसके कमरे में गया तो देखा कि वो किसी से बात कर रही है। अर्जुन, तुम इतने उदास क्यों हो? फिर वो चुप हो गई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। ओह, तुम अपनी मम्मी को मिस करते हो? वो कहाँ गई हैं? फिर से खामोशी। इतनी देर से, 5 साल से? तुम अकेले कैसे रहते हो? मैं धीरे से बाहर आ गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अगले दिन मैंने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। पहले तो किसी ने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन एक बुजुर्ग आंटी ने मुझे एक तरफ बुलाया। बेटा, तुम लोग उस घर में रह रहे हो ना? जी आंटी जी। कुछ अजीब तो नहीं हो रहा ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने पहले भी कहा था कि उस घर में मत जाओ। 5 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, सुरेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनका 8 साल का बेटा अर्जुन। अर्जुन? मेरा गला सूख गया। हाँ बेटा, बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन एक दिन उसकी मम्मी दुर्घटना में। आंटी जी की आवाज कांप गई। उसके बाद अर्जुन बहुत बदल गया। हमेशा रोता रहता, अकेले में बातें करता रहता। कुछ महीने बाद उसे भी तेज बुखार आया और क्या आंटी जी, वो भी चला गया। उसके पापा को इतना गम हुआ कि वो घर छोड़कर कहीं और चले गए। तब से वो घर खाली है। मेरी सांस फूलने लगी। आंटी जी, अर्जुन कैसा दिखता था? छोटा कद, पतला, हमेशा सफेद कुर्ता पहनता था और उसकी आंखें बड़ी उदास आंखें थीं। घर वापस आकर मैंने आरुषि से पूछा, आरुषि, तेरा दोस्त अर्जुन कैसा दिखता है? वो छोटा है पापा और हमेशा सफेद कुर्ता पहनता है, लेकिन वो बहुत उदास रहता है। उसकी मम्मी इस घर से चली गई हैं और अब वो अकेला है। मेरे होश उड़ गए। आरुषि, तुमने उससे पूछा है कि वो यहाँ क्यों रहता है? हाँ पापा, वो कहता है कि ये उसका घर है और वो अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएंगी। उस रात मैंने प्रिया को सब कुछ बताया। हम दोनों बहुत डर गए थे। राहुल, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन प्रिया, आरुषि का क्या होगा? वो तो अर्जुन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए घर में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। रात को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती, दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाज होती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई रो रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि आरुषि इन सब बातों को बिल्कुल सामान्य मानती थी। पापा, अर्जुन कहता है कि उसे रात को अकेलापन लगता है, इसलिए वो घर में घूमता रहता है। एक रात मैं अपने बेडरूम में था जब मुझे आरुषि के कमरे से उसकी आवाज आई। अर्जुन, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं यहीं रहना चाहती हूं। मैं तुरंत उसके कमरे में गया। आरुषि बिस्तर पर बैठी थी और खाली हवा में देख रही थी। आरुषि, तुम किससे बात कर रही हो? अर्जुन से पापा। वो कह रहा है कि मैं भी उसके साथ चलूं तो उसे अकेलापन नहीं लगेगा। कहाँ चलूं बेटा? वो नहीं बताता पापा। बस कहता है कि वहां हम हमेशा साथ खेल सकेंगे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अगले कुछ दिनों में आरुषि का व्यवहार बदलने लगा। वो कम खाना खाती, ज्यादातर समय अकेले में रहती और हमसे बात करना भी कम कर दिया था। आरुषि, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया ने पूछा। हाँ मम्मी, बस अर्जुन कहता है कि मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो कहता है कि अगर मैं आप लोगों से ज्यादा बात करूंगी तो आप मुझे उससे दूर ले जाएंगे और वो नहीं चाहता कि मैं उसे अकेला छोड़ूं। एक रात तो बात इतनी बढ़ गई कि आरुषि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जब हमने दरवाजा खोला तो देखा कि वो एक कोने में बैठी है और किसी से बात कर रही है। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं। आरुषि, मैंने उसे आवाज लगाई। वो अचानक चुप हो गई और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। पापा, अर्जुन कहता है कि आप लोग मुझे यहां से ले जाना चाहते हैं। बेटा, हम सिर्फ तुम्हारी परेशानी समझना चाहते हैं।
लेकिन अर्जुन कहता है कि अगर मैं यहाँ से गई तो वो फिर से अकेला हो जाएगा और उसे यह पसंद नहीं है। सितंबर की एक रात लगभग 3 बजे मेरी नींद आरुषि की चीख से टूटी। मैं और प्रिया दौड़कर उसके कमरे में गए। आरुषि अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ बेटा? पापा, अर्जुन गुस्सा हो गया है। वो कह रहा है कि आप लोग उसे भगाना चाहते हैं। हमने कुछ नहीं कहा है बेटा। नहीं पापा, वो कह रहा है कि आप लोग पंडित जी को बुलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहता कि कोई उसे परेशान करे। मैं चौंक गया। हमने वाकई पंडित जी को बुलाने की बात सोची थी, लेकिन आरुषि से कुछ कहा नहीं था। अचानक कमरे में तापमान बहुत कम हो गया। हम सभी को ठंड लगने लगी। फिर आरुषि की आवाज बदल गई। तुम लोग मुझे यहां से नहीं भगा सकते। ये मेरा घर है। यह आरुषि की आवाज नहीं थी, ये किसी और की आवाज थी। एक लड़के की आवाज। प्रिया की चीख निकल गई। आरुषि की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो गई थीं। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। आरुषि मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहेगी। अगले दिन हमने एक पंडित जी को बुलाया। वो घर में आते ही परेशान हो गए। इस घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ कोई आत्मा अटकी हुई है। उन्होंने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर में तूफान सा आ गया। दरवाजे जोर से खुलने बंद होने लगे, सामान हिलने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि आरुषि उस वक्त अपने कमरे में थी, लेकिन उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं नहीं जाऊंगा, यह मेरा घर है। आरुषि मेरी दोस्त है। पंडित जी काफी देर तक मंत्र पढ़ते रहे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अभी तो शांत हो गया है, लेकिन क्या पूरी तरह नहीं गया है? इस आत्मा का कोई अधूरा काम है। उस रात मैंने आरुषि से बात की। वो बहुत उदास लग रही थी। आरुषि, अर्जुन तुमसे क्या चाहता है? पापा, वो बहुत अकेला है। उसकी मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी वापस आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। अर्जुन अब भी उनका इंतजार कर रहा है। उसकी मम्मी कहाँ गई हैं? वो कहीं बहुत दूर गई हैं, लेकिन अर्जुन को लगता है कि वो वापस आएंगी। मुझे समझ आ गया कि अर्जुन की माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अर्जुन को इस बात का पता नहीं था, या वो इसे मानने को तैयार नहीं था। आरुषि, क्या तुम अर्जुन से कह सकती हो कि उसकी मम्मी अब वापस नहीं आएंगी? नहीं पापा, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। वो कहता है कि जो भी उससे यह कहता है वो उसे पसंद नहीं आता। अगले दिन मैंने अर्जुन के पिता का पता लगाने की कोशिश की। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वो अब दिल्ली में रहते हैं। मैंने उन्हें फोन किया। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। मैं जयपुर में आपके पुराने घर में रह रहा हूँ। ओह, वो घर, आप ठीक तो है ना? उनकी आवाज में परेशानी थी। सर, मुझे आपके बेटे अर्जुन के बारे में बात करनी है। फोन की दूसरी तरफ से सिसकने की आवाज आई। वो अब भी वहां है? जी सर, मेरी बेटी उससे बात करती है। मैं आता हूं, कल ही निकल रहा हूं। अगले दिन शाम को सुरेश अंकल आए। वो एक दुबले पतले उदास चेहरे वाले व्यक्ति थे। उन्हें देखते ही लग रहा था कि उन्होंने बहुत दुख झेला है। मैं जानता था कि यह दिन आएगा। उन्होंने कहा, अर्जुन कभी इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने हमें पूरी कहानी बताई। अर्जुन की माँ रीता एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अर्जुन को बताया गया था कि मम्मी हॉस्पिटल में हैं और जल्दी घर आ जाएंगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अर्जुन रोज उनका इंतजार करता था। हर रात खिड़की के पास बैठकर रास्ता देखता था। फिर वो बीमार पड़ गया और उसे भी हमने खो दिया। सुरेश अंकल की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे सच नहीं बता सका था। अब शायद वो अब भी नहीं जानता कि उसकी मम्मी वापस नहीं आएंगी। उस रात सुरेश अंकल ने आरुषि से बात की। बेटा, क्या तुम अर्जुन से कह सकती हो कि उसके पापा आए हैं? आरुषि ने हाँ में सिर हिलाया और फिर खाली हवा में देखकर बोली, अर्जुन, तुम्हारे पापा आए हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सुरेश अंकल के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। अर्जुन बेटा,
तू यहां है? आरुषि फिर बोली। वो कह रहे हैं कि आप उन्हें छोड़कर क्यों चले गए थे। सुरेश अंकल रोने लगे। बेटा, मुझसे यहां रहा नहीं जा रहा था। हर जगह तेरी और तेरी मम्मी की याद आती थी। वो कह रहे हैं कि मम्मी कब आएंगी? आरुषि ने कहा। सुरेश अंकल की आवाज कांप गई। बेटा, तेरी मम्मी वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। वो भगवान के पास चली गई हैं। अचानक कमरे में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। आरुषि भी रोने लगी। अर्जुन बहुत गुस्सा हो गया है। वो कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सुरेश अंकल ने धैर्य से समझाया। अर्जुन बेटा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा। तेरी मम्मी को एक्सीडेंट में बहुत चोट आई थी। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सकी। मैं तुझे सच नहीं बता सका था क्योंकि तू बहुत छोटा था। आरुषि की आवाज में अब दर्द था। अर्जुन रो रहा है अंकल। वो कह रहा है कि उसे पता था कि मम्मी नहीं आएंगी, लेकिन वो उम्मीद करना नहीं छोड़ सकता था। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। फिर आरुषि धीरे से बोली, वो कह रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है, अकेले जाने से डर रहा है। सुरेश अंकल आगे बढ़े और आरुषि के पास बैठ गए। अर्जुन बेटा, तुझे अकेले नहीं जाना है। तेरी मम्मी तेरा इंतजार कर रही है। वो तुझसे बहुत प्यार करती थी और अब भी करती है, लेकिन वो चाहती है कि तू खुश रहे, यहां अटका ना रहे। अगले कुछ मिनट बहुत भावुक थे। आरुषि के जरिए अर्जुन और उसके पिता के बीच बातचीत होती रही। वो कह रहा है कि वो आपको माफ कर देता है अंकल, लेकिन वो इस घर को छोड़ने से डर रहा है। बेटा, ये घर अब किसी और का है। तुझे अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए। वो तेरा इंतजार कर रही है। आरुषि अचानक बोली। अर्जुन कह रहा है कि अगर वो गया तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। नहीं बेटा, मैंने कहा, आरुषि के पास हम हैं, उसके नए दोस्त भी बनेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए। कमरे में धीरे धीरे एक सुकून भरी शांति आने लगी। तापमान सामान्य होने लगा। आरुषि ने आंसू पोंछते हुए कहा, अर्जुन कह रहा है कि वो जाने को तैयार है, लेकिन पहले वो आपसे कुछ कहना चाहता है। सुरेश अंकल ने पूछा, क्या कहना चाहता है बेटा? आरुषि की आवाज में अब अर्जुन की भावनाएं थीं। पापा, मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको परेशान किया। मैं बस मम्मी से मिलना चाहता था। सुरेश अंकल फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दे कि मैं तुझे सच नहीं बता सका। और आरुषि की आवाज फिर से अलग हो गई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आरुषि ने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली। हम सभी ने महसूस किया जैसे कोई गर्म हवा का झोंका आया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। आरुषि ने चारों तरफ देखा और फिर बोली, वो चला गया। अर्जुन चला गया। उस रात पहली बार कई महीनों बाद घर में पूरी शांति थी। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई ठंडक नहीं, कोई दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज नहीं। सुरेश अंकल रात भर रुके। सुबह जाने से पहले उन्होंने कहा, शुक्रिया राहुल जी, आपकी वजह से मेरा बेटा आखिरकार शांति पा गया। उसके बाद के दिन बिल्कुल सामान्य थे। आरुषि थोड़े दिन उदास रही, जैसे कि कोई अच्छा दोस्त चला गया हो, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य हो गई। पापा, क्या अर्जुन अपनी मम्मी से मिल गया होगा? उसने एक दिन पूछा। हाँ बेटा, वो खुश है अब। कुछ हफ्तों बाद आरुषि का स्कूल में दाखिला हो गया और उसके नए दोस्त बने, लेकिन कभी कभी वो अर्जुन की बात करती थी। एक दिन आरुषि ने बताया कि उसने एक सपना देखा था। पापा, मैंने सपने में अर्जुन को देखा। वो बहुत खुश लग रहा था और उसकी मम्मी भी साथ थी। उन्होंने मुझसे कहा कि थैंक यू। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद अर्जुन को सच में शांति मिल गई थी। कुछ
महीने बाद हमें पता चला कि जो प्रॉपर्टी डीलर हमें ये घर दिलवाया था वो भी कई परिवारों को ये घर दिखा चुका था, लेकिन कोई भी परिवार 1 महीने से ज्यादा नहीं रुक पाया था। हम पहले लोग थे जिन्होंने इस समस्या का समाधान किया था। 1 साल बाद सुरेश अंकल फिर मिलने आए। वो पहले से बहुत बेहतर दिख रहे थे। राहुल जी, मैं आपका आभारी हूं। उस रात के बाद मुझे भी शांति मिली है। अब मैं अर्जुन और रीता की यादें खुशी से कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एनजीओ ज्वाइन किया है जो बच्चों की मदद करता है। अर्जुन चाहता होगा कि मैं दूसरे बच्चों की मदद करूं। आरुषि अब 7 साल की हो गई थी और बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह जिंदगी जी रही थी। स्कूल में उसके कई दोस्त थे और वो बहुत खुश थी, लेकिन कभी कभी वो कहती, पापा मुझे लगता है कि अर्जुन अब भी मुझे देखता है, लेकिन दूर से, और वो खुश है। एक दिन उसने कहा, पापा अगर कभी कोई और भूत मिले जो अकेला हो तो क्या हम उसकी भी मदद कर सकते हैं? मैंने हंसकर कहा, बेटा अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं होता। 2 साल बाद जब हम अभी भी उसी घर में रह रहे थे, एक रात आरुषि फिर से अजीब बातें करने लगी। पापा बगीचे में एक आंटी खड़ी हैं, वो बहुत उदास लग रही हैं। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। कैसी आंटी बेटा? सफेद साड़ी में। वो रो रही हैं और कुछ ढूंढ रही हैं। इस बार हमें पता था कि क्या करना है। मैंने फौरन पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पता चला कि 20 साल पहले इस इलाके में एक औरत खो गई थी। वो अपने बेटे को ढूंढने निकली थी, लेकिन रास्ता भटक गई और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इस बार हमने जल्दी कार्रवाई की। हमने उस औरत के परिवार का पता लगाया और उन्हें बुलाया। पता चला कि उसका बेटा अब 35 साल का हो गया था और दिल्ली में काम करता था। जब वो आया तो आरुषि के जरिए माँ बेटे की बात हुई। वो औरत 20 सालों से अपने बेटे को ढूंढ रही थी। जब उसे पता चला कि उसका बेटा सुरक्षित है और अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो उसे भी शांति मिली। अब हमें समझ आ गया था कि आरुषि में कुछ खास बात है। वो उन आत्माओं से बात कर सकती है जो किसी वजह से इस दुनिया में अटकी हुई है। पापा मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे यह काम दिया है, आरुषि ने एक दिन कहा। जो लोग अधूरे काम की वजह से यहाँ अटके हैं, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। धीरे धीरे हमारे घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। कभी कभी कोई ना कोई परेशान आत्मा आरुषि से संपर्क करती, लेकिन अब हम डरते नहीं थे, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। एक बार एक छोटे बच्चे की आत्मा आई जो अपने खिलौने ढूंढ रही थी। पता चला कि वो 50 साल पहले एक बीमारी से मरा था और उसके खिलौने कहीं छुपा दिए गए थे। हमने उसके पुराने घर का पता लगाया और वहां जाकर उसके खिलौने ढूंढे। जब खिलौने मिले तो उस बच्चे की आत्मा को भी शांति मिली। सब घटनाओं के बाद आरुषि में एक अजीब सी परिपक्वता आ गई थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लग रही थी। पापा मुझे लगता है कि मैं बड़ी होकर लोगों की मदद करूंगी, उन लोगों की भी जो जिंदा हैं और उनकी भी जो नहीं हैं। प्रिया कभी कभी चिंता करती, राहुल कहीं यह सब आरुषि पर बुरा असर तो नहीं डाल रहा। लेकिन आरुषि बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह स्कूल जाती, दोस्तों के साथ खेलती और खुश रहती थी। सिर्फ कभी कभार जब कोई आत्मा उसे संपर्क करती तो वो उनकी मदद करती। धीरे धीरे हमारे इलाके में लोगों को पता चल गया कि आरुषि में कुछ खास बात है। कुछ लोग डरते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी इज्जत करते थे। शर्मा जी, आपकी बेटी में भगवान का वरदान है, एक बुजुर्ग ने कहा। वो उन आत्माओं को शांति दिला रही है जो सालों से परेशान थीं। कभी कभी दूसरे शहरों से भी लोग आते जिनके घरों में अजीब घटनाएं होती रहती थीं। आरुषि उनकी भी मदद करती। 3 साल बाद हमें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। राजस्थान के एक छोटे गांव से लोग आए। वहां एक पुराने हवेली में कई आत्माएं अटकी हुई थीं। साहब, वो हवेली 100 साल पुरानी है। वहां एक पूरा परिवार किसी त्रासदी में मारा गया था। तब से वहां अजीब चीजें होती रहती हैं।
ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन आरुषि तैयार थी। पापा, मुझे लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग भी साथ रहना। हमने उस गांव की यात्रा की। हवेली देखने में भव्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी डरावनी आभा थी। जैसे ही हम हवेली में दाखिल हुए, आरुषि को कई आत्माओं की मौजूदगी महसूस हुई। पापा, यहाँ एक दादाजी हैं, एक दादी जी और उनके 2 बेटे। वो सब बहुत परेशान हैं। धीरे धीरे हमें पूरी कहानी पता चली। उस परिवार के साथ एक धोखाधड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी सारी संपत्ति चली गई थी। दुख और गुस्से में वो सब मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं न्याय का इंतजार कर रही थीं। हमने उस पुराने केस की जांच की। पता चला कि जिसने उनके साथ धोखाधड़ी की थी, उसके वंशज अब भी उसी गांव में रहते थे। बहुत मुश्किल से हमने दोनों पक्षों को समझाया। धोखाधड़ी करने वाले के वंशजों ने माफी मांगी और कुछ जमीन वापस देने का फैसला किया। जब यह न्याय हुआ तो उन आत्माओं को शांति मिली। हवेली में फिर से सकारात्मक ऊर्जा आ गई। अब आरुषि 12 साल की हो गई है। वो एक सामान्य किशोरी की तरह जिंदगी जीती है, लेकिन उसमें यह खास गुण अब भी है। उसने तय किया है कि वो बड़ी होकर मनोविज्ञान पढ़ेगी और लोगों की मदद करेगी। पापा, मैं जिंदा लोगों और मरे हुए लोगों दोनों की मदद करना चाहती हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वाकई आरुषि में कोई खास शक्ति है, या फिर ये सब सिर्फ संयोग है। लेकिन जितने भी लोगों की हमने मदद की है, उन सभी को शांति मिली है। अब हमारे आसपास के लोग आरुषि को एक वरदान मानते हैं। वो उसे छोटी माता जी कहते हैं। स्कूल में भी टीचर्स और दोस्त उसकी इज्जत करते हैं। आरुषि अलग है, उसकी एक टीचर ने कहा। वो दूसरे बच्चों से ज्यादा संवेदनशील और समझदार है। पिछले साल आरुषि ने कहा, पापा, मैं एक संस्था बनाना चाहती हूँ जो उन लोगों की मदद करे जिनके घरों में अजीब चीजें होती हैं। हमने मिलकर शांति सेवा संस्थान नाम की एक छोटी संस्था बनाई। अब दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं। आज आरुषि 15 साल की है। वो एक सामान्य किशोरी की सभी गतिविधियों में भाग लेती है, पढ़ाई, खेल, दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन जब जरूरत होती है तो वो उन आत्माओं की मदद करती है जो शांति पाना चाहती हैं। हमारी संस्था अब राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में काम करती है। हमने सैकड़ों परिवारों की मदद की है और न जाने कितनी आत्माओं को शांति दिलाई है। आज जब मैं इस पूरी कहानी को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन अगर हम डर के बजाय प्रेम और समझदारी से उनका सामना करें तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आरुषि ने मुझे सिखाया है कि मौत के बाद भी प्रेम जिंदा रहता है, और कभी कभी जो आत्माएं यहाँ अटक जाती हैं, उन्हें सिर्फ थोड़े से प्रेम और समझ की जरूरत होती है। अर्जुन से शुरू हुई यह यात्रा अब भी जारी है, और मुझे लगता है कि ये हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आत्मा शांति की तलाश में है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी, एक छोटी सी लड़की और उसका भूतिया दोस्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, समझ और धैर्य से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, चाहे वो इस दुनिया की हो या उस दुनिया की। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी अजीब घटना घटी है तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियां मिलती रहे। घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन रात के समय देखने से बचें। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और याद रखें, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता। तो हॉरर डायरी से मैं राहुल शर्मा अलविदा कहता हूं। धन्यवाद।